हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर 2 क्लासें हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो लास्ट क्लास तक हम क्या कवर कर चुके हैं। तो भैया हमने कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ना वो अब तक डिस्कस कर लिए है। हालांकि कंसंट्रेशन टर्म आपके मोल कंसेप्ट में भी आता है, और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम कंसंट्रेशन टर्म काम में लेते हैं, रेडॉक्स में भी हम कंसंट्रेशन टर्म काम में लेते हैं, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो है ही है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी। और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात सॉल्युबिलिटी से। एक सॉल्यूशन जो होता है वो हमने पढ़ लिया कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है ना। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ना, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम जो है वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात हम करने वाले हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है भैया जी सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, किसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, क्या होती है सॉल्युबिलिटी। बहुत आसान सा काम, जो नाम है वही काम है। सॉल्युबिलिटी का मतलब जितना अमाउंट घुला हुआ है, जितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई इसको अगर आप बोलोगे तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज सॉल्युबिलिटी। तो भैया जी कंडीशन ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूट का वो अमाउंट है ना जो सॉल्वेंट में जितना डिसॉल्व किया हुआ है। सिंपल सा काम है। जैसे सॉल्युबिलिटी का मतलब, मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया। अब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में से मान लो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तो डिसॉल्व हो गया, और बाकी 9 ग्राम जो है ना वो अनडिसॉल्व स्टेट पे है। तो यहां सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी होगी 1 ग्राम पर लीटर। ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जितना डिसॉल्व हो गया ना वो सॉल्युबिलिटी है, जो अनडिसॉल्व स्टेट में है उसको जो है वो सॉल्युबिलिटी नहीं है ना। जितना डिसॉल्व होता है सॉल्युबिलिटी उसी से डिफाइन होती है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास जो है ना 2-3 तरीके के अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है भैया जिसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसेचुरेटेड, और एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है। तो आप देखो जरा कि सबसे पहले अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात मैं करूं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब भैया जी जैसे आप ये समझना कि मेरे पास 1 गिलास पानी है ना, और 1 गिलास पानी में मान लो मैंने जो है वो क्या किया, 1 ग्राम नमक मिलाया सबसे पहले, या थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिलाया। 1 ग्राम नमक मैंने इसमें मिला दिया। पानी पहले ट्रांसपेरेंट था, 1 ग्राम मिलाया, अच्छे से घोल दिया, पानी अभी भी क्या है, ट्रांसपेरेंट ही है। ठीक भैया जी, मैंने 1 ग्राम इसमें और मिला दिया, 2 ग्राम नमक मिला दिया। मान लो 1 लीटर पानी था और 1 लीटर में 2 ग्राम नमक मिला दिया। पानी पहले भी ट्रांसपेरेंट था, अभी भी ट्रांसपेरेंट है। मैं धीरे धीरे नमक का अमाउंट बढ़ाता गया, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। मान लो टोटल मैंने जो है ना 10 ग्राम नमक इसमें मिला दिया, और 10 ग्राम नमक मिलाने तक पानी पहले भी ट्रांसपेरेंट था, अभी भी पानी कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन मैं 11वां ग्राम नमक जैसे ही मिलाता हूं, मैंने 11वां ग्राम जैसे ही ऐड किया, तो 11वां ग्राम मिलाते ही पानी जो है वो थोड़ा सा धुंधला हो गया। ऐसा ही होता है। जैसे जैसे आप नमक का अमाउंट मिलाते हो, पानी जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती जाती है, खत्म हो जाती है। तो भैया वो पॉइंट जब पानी की ट्रांसपेरेंसी खत्म होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आपने जो एक्स्ट्रा नमक अब मिलाया है ना वो उसमें डिसॉल्व होना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। कि भाई 10 ग्राम तक तो पानी ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन 11वें ग्राम में पानी धुंधला हो गया। इसका मतलब जो 11वां ग्राम आप मिला रहे हो ना, वो 11वां ग्राम पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। और भैया अब पानी में और ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है भैया, सेचुरेटेड हो चुका है। सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्ट अब डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। 10 ग्राम तक तो आप और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो, या फिर यूं कहो कि भाई 9.9 ग्राम तक आप और ज्यादा, 10वां ग्राम जैसे डिसॉल्व करोगे तो भैया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और 11वां ग्राम डिसॉल्व करोगे तो धुंधलापन आ जाएगा। तो कंडीशन ऐसी है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप गिवन टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाओ, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। और सेचुरेसी से पहले की सारी कंडीशन जो क्या रहेगी, अनसेचुरेटेड रहेगी। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में हम यही बोलते हैं कि भैया ए सॉल्यूशन
in which more amount of solute can be dissolved, ठीक है, कि भैया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है वो और ज्यादा सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सको, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भैया जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर सैचुरेटेड आ जाओ, सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट का और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर पाओ, है ना, सॉरी ना कर पाओ, तो ए सॉल्यूशन इन विच more amount of solute, है ना, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, जिसमें और ज्यादा जो है वो हम डिसॉल्व ना कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और भैया किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास ये कंडीशन आएगी, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें ये कंडीशन आती है, सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या एस्टैब्लिश्ड हो जाता है भैया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, ये वाली कंडीशन आती है, ये किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके आगे जो है ना, आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, आगे वाली जो रिएक्शन है, आगे वाली रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं भैया डिसोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, देखो आगे वाली रिएक्शन आगे जाएगी तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी, और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़े इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, और अगर रिएक्शन पीछे आती है तो इसको हम बोलते हैं भैया क्रिस्टलाइजेशन बोल दो, या इसका जो है वो इसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती है तो डिसोल्यूशन, और अगर वो सॉल्यूट वापस से अलग होने लग जाए सॉल्यूशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है, सारी चीजें एनसीईआरटी में ही दी हुई है। आगे जो हो अगर हम थोड़ा सा बढ़े तो अब देखो जरा, कि सबसे पहले हम बात करेंगे, तीन अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है अपने पास, है ना, सॉलिड इन सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। वैसे तो जो है वो हम अलग अलग सॉल्यूट सॉल्वेंट, एनसीईआरटी में आप देखो एक दूसरे पेज पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें जो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस इन गैस, गैस इन, मतलब इस तरीके के सॉल्यूशन बने हैं, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो वो टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ो, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बोल दिया कि जैसे आपको बोल दिया कि भैया सोडियम अमलगम किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड का है, लिक्विड इन लिक्विड का है ना, गैस इन किसका एग्जाम्पल है, तो सॉलिड अमलगम, जो सोडियम अमलगम है वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, हम HG में क्या कर देते हैं, सोडियम को डिसॉल्व कर देते हैं। इस तरीके से वहां से सवाल पुट हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम आते हैं भैया जी, हमारे पास वैसे जो है ना सॉल्वेंट ऐसा सॉल्यूशन ही है जिसकी स्टेट लिक्विड हो, ठीक है, और सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, तो सॉल्वेंट जैसा होगा पूरा एंटायर सॉल्यूशन वैसा ही होगा। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भैया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे समझने वाला है नहीं। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एक लिक्विड में एक सॉलिड मिलाना और सॉल्यूशन तैयार करना है। जैसे जनरली हम डेली लाइफ में बहुत सारे, पानी में नमक मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, है ना, ये सारे के सारे जो है वो एक तरीके से सॉलिड इन लिक्विड टाइप ही सॉल्यूशन है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, सिंपल सा काम है, देखो क्या करेंगे, सॉलिड है, ठीक, इसको लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड ज़्यादातर कौन रहेगा, पानी ही रहेगा, ठीक है, पानी में मिलाऊंगा मैं, है ना, और पानी में मिलाऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड या एक्वस सॉलिड सॉल्यूशन बन गया ना, सॉलिड सॉल्यूशन बना, ठीक है। रिएक्शन आगे जाएगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पीछे आएगी तो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा। हमें यह समझना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये इस पॉइंट पर मैं डायरेक्टली आता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids, ठीक है, कि भैया सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन से जो फैक्टर है ना वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो है भैया नेचर ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, लाइन है भैया लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है भैया जी एक तरीके से जो पोलर सॉल्यूट है ना, सेम नेचर के जो सॉल्यूट सॉल्वेंट होंगे वो आपस में सॉल्युबल होंगे। जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है कि पोलर सॉल्यूट, ठीक है, विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरा नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कि भाई पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर वाला किसमें? नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम पानी में नमक मिला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पानी में नेफ्थलीन डिसॉल्व नहीं होता है। पानी में बेंजीन डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन पानी में चीनी डिसॉल्व हो जाती है, शुगर डिसॉल्व। पानी में एथेनॉल डिसॉल्व हो जाता है, कारण पानी और एथेनॉल दोनों पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। नेफ्थलीन और बेंजीन दोनों आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, मतलब नेफ्थलीन को आप बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हो, नॉन पोलर में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, इसमें दूसरा जो फैक्टर है वो है भैया इंप्योरिटीज। ध्यान में रखना, कैसा भी सॉल्यूशन हो, चाहे सॉलिड इन लिक्विड का हो, चाहे गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो, चाहे लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन कैसा भी हो, इंप्योरिटी जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। ये हमेशा उल्टा ही चलता है ना। इंप्योरिटीज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्युबिलिटी के। ये दोनों चीजें हमेशा क्या चलती है? उल्टी चलती है। इंप्योरिटी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या रहती है? कम ही रहती है। कारण क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास जो है 1 गिलास पानी है, अब सॉल्युबिलिटी क्यों, कोई चीज घुलती क्यों है, ये समझना कि भैया पानी का मॉलिक्यूल, पानी है, ये पानी के मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत छोटे छोटे जो क्या होता है, गैप्स होते हैं। और जब आप क्या करते हो, इसमें नमक वगैरह या चीनी वगैरह आपने मिला दिया, तो वो चीनी क्या करती है, इन गैप्स को आके ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, ये गैप्स में जो आके वो फिट हो गई। ठीक, अब भैया ये गैप्स तो लिमिटेड है, तो अब अगर क्या करोगे आप, और ज्यादा चीनी इस पर डिसॉल्व करोगे, तो सारे गैप्स जब फिल हो गए, सारे गैप्स जब भर गए, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो एक्स्ट्रा जो चीनी है ना वो अब इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, और सारे के सारे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर आपने इंप्योरिटीज मिला दी, तो इंप्योरिटीज जैसे ही आप मिलाओगे तो इनमें से कुछ गैप जो है ना वो एक तरीके से जो है वो, ये लो जी, इंप्योरिटीज ने ऑक्यूपाई कर लिया कुछ गैप, और इंप्योरिटीज ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो अब जो सॉल्यूट है उसके लिए जो है वो स्पेस क्या बचे, कम बचे, इसलिए जो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है। कोई भी इंप्योरिटी मिलाओगे सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। ये हमारे पास जो इंप्योरिटी का कंसेप्ट है। अगला जो है इसमें फैक्टर तीसरा भैया जी टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर का फैक्टर, कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। भैया जी एक 11th क्लास में ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। ठीक है, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते होंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ली चैटेलियर प्रिंसिपल थोड़ा सा मैं वहां से इसको कनेक्ट करूंगा। अगर आपने पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं जो बता रहा हूं उसको याद कर लेना, ठीक है ना। और लाइन ये है भैया जी, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ली चैटेलियर क्या कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है, कि भैया जी ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ही हम क्या करते हैं भैया, किसी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हो, चाहे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हो, या सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे आपको इतना ध्यान में रखना है, देखो जरा, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैंने क्या कहा
कि भाई इक्विलिब्रियम will shift towards endothermic direction कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरफ रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होगी। और अगर कम कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम will shift towards exothermic डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में ये जो है वो शिफ्ट होगा। अब देखो इसका एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं हम, है ना। आपने कभी ना कभी शिकंजी जरूर बनाई होगी। तो जब आप शिकंजी बनाते हो तो एक चीज देखना कि एक तो आप जो है मान लो टैप वाटर, नल के पानी में जो है वो मान लो चीनी घोल रहे हो, एक आप फ्रिज के पानी में चीनी घोल रहे हो। चीनी जल्दी कहाँ घुलती है? तो भैया जितना ठंडा पानी होगा वहां चीनी घुलने की रेट उतनी ही कम हो जाएगी, स्लो घुलेगी। कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन में जो आगे वाली रिएक्शन है ये होती है भैया एक्सोथर्मिक, सॉरी आगे वाली रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, और पीछे वाली रिएक्शन जो है वो होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, कि भाई जब आप क्या करते हो, शिकंजी बनाते हो तो ठंडे पानी में शिकंजी में जो चीनी है वो धीरे घुलती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो अब होगा ये कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही मैंने कहा कि रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन जाएगी एंडोथर्मिक। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो जिस तरफ एंडोथर्मिक है उस तरफ जो है वो अपनी रिएक्शन जाएगी। तो आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन जो है किधर भागेगी? आगे की तरफ भागेगी। आगे की तरफ भागेगी तो डिसोल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा। डिसोल्यूशन बढ़ेगा, और डिसोल्यूशन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि भाई एक तो फ्रिज का पानी है, टेम्परेचर कम है, एक नल का पानी है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो नल के पानी में चीनी तेजी से घुलेगी। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, रिएक्शन किधर जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। दूसरा, अगर टेम्परेचर कम कर दिया आपने, ठंडा कर दिया, तो भैया रिएक्शन किधर आ जाएगी? बैकवर्ड, एक्सोथर्मिक की तरफ आ जाएगी। यानी कि यहां पर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास। तो भैया जी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? ये इफेक्ट होता है। इवन ये यही याद नहीं रखना आपको, ये चीज सब पर लागू होती है। गैस पर भी ये सेम ही कंसेप्ट लागू होगा कि जब हम बात करेंगे ना अभी गैस की, कि भाई किसी गैस की सॉल्युबिलिटी की जब मैं बात करूंगा तब भी भैया सेम कंसेप्ट से, यही ली चैटेलियर प्रिंसिपल से हम सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है ना, तो ये है अपने पास ली चैटेलियर प्रिंसिपल। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट हम इसी से देते हैं। फिर इसके बाद में जो अगला फैक्टर है ना अपने पास डी, तो डी जो फैक्टर है ये है भैया अपने पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो भैया सॉलिड जो होते हैं ना वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको प्रेशर लगाऊंगा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर पर कोई जो है वो इसका इफेक्ट नहीं आता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है ना। तो भैया सॉलिड कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। So, no significant effect of solids in of solubility of solid in liquid। ठीक है, तो ये प्रेशर का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। ये चार फैक्टर है, ये सेम टू सेम चारों के चारों फैक्टर हम अभी गैस लिक्विड वाले सॉल्यूशन में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया भैया हमारे पास, कौन सा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है अगला भैया जी गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। देखो जी क्या करेंगे कि एक गैस है और गैस को जो है वो हम किस में डिसॉल्व करेंगे? लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। तो गैस है मान लो, है ना, कुछ नहीं दे रखा तो पानी में डिसॉल्व कर दिया। इधर जो है वो हमारे पास क्या बना भैया? गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना।
तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन है, आगे की तरफ रिएक्शन जाएगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डिसोल्यूशन बढ़ेगा, पीछे की तरफ डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। ये तो है हमारे पास गैस लिक्विड सॉल्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? सेम टू सेम वही चीजें सारी, है ना, कि भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquid। ठीक है, देखो जी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है ना अपने पास वो ही नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। देखो जी कि गैस की नेचर, गैस कैसा है और जिस लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हो वो लिक्विड कैसा है। अगेन मैं बोलूंगा लाइक डिसॉल्व लाइक, कि अगर कोई पोलर गैस है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर गैस है वो नॉन पोलर में ज़्यादा डिसॉल्व होगी। एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखी हुई है कि भैया वो गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, रिएक्शन करती है, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए। तो जहाँ रिएक्शन होगी वहाँ सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भैया यहाँ पर मैं लिखूंगा गैसेस which interacts with solvent are more soluble than others। ठीक है, वो जो है वो बाकी सबसे क्या होगी, ज्यादा सॉल्युबल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम बताते भी है कि भाई अमोनिया को आपको पानी में डिसॉल्व करना है तो अमोनिया नाइट्रोजन की बजाय ज्यादा डिसॉल्व होगी, कारण नाइट्रोजन नॉन पोलर है, अमोनिया पानी के साथ NH4OH बना लेती है। HCl O2 की बजाय ज्यादा डिसॉल्व होगी, कारण HCl जो है वो पानी के साथ क्या कर लेगी, इंटरेक्ट कर लेगी। ठीक है, और HCl पोलर है, पानी भी पोलर है, HCl इसके साथ इंटरेक्ट करता है पानी के साथ, तो वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। O2 भी पानी में डिसॉल्व होती है लेकिन कम डिसॉल्व होती है। आपको पता होना चाहिए जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है वो सारे के सारे पानी में डिसॉल्व O2 उसी से तो क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं, है ना। तो ये है कि भाई पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व होती है ना। अब वो डिपेंड करता है, कम होगी ज्यादा होगी, वो गैस टू गैस वेरी करेगा। दूसरा जो है वो पहला हो गया अपने पास वो नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा जो है वो है भैया इंप्योरिटीज का फैक्टर, है ना। सेकंड इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज मैंने कहा हमेशा कैसे चलेगा, उल्टा ही चलेगा इंप्योरिटीज का मामला। तो इंप्योरिटीज ये हमेशा जो इन्वर्स ही चलता है सॉल्युबिलिटी के, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्युबिलिटी के तो ये उल्टा ही चलेगा। तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट सेम एज सॉलिड, वैसे ही देखेंगे कि भाई आप जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल से ही देखोगे। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो भैया वही बात यहां पर लागू होती है, क्या, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, उल्टा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, ऐसा होगा। तो ये सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको नहीं सोचना है, सेम टू सेम वैसा ही है ना। जैसे किसी गैस को अपन पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, H2O में डिसॉल्व करते हैं, जैसे मान लो हम CO2 प्लस H2O की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो CO2 H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2CO3 बनाता है। तो H2CO3 बना। अब भैया होगा ये कि जब CO2 को पानी में डिसॉल्व करते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये होती है भैया जी एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। और ज्यादातर गैसों में ऐसा ही होता है कि पानी में डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। जब जब अट्रैक्शन होता है ना, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो CO2 को पानी में डिसोल्व किया, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज हुई। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एक्सो, बैकवर्ड कैसी है, एंडो। तो अब आप देखो कि अगर आप टेम्परेचर यहां पर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जाती है किधर, एंडोथर्मिक की तरफ, और एंडोथर्मिक की तरफ रिएक्शन जाएगी तो रिएक्शन किधर आ गई, पीछे। कहने का मतलब पीछे आ गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। दूसरा जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक। दूसरा अगर कम कर दिया तो रिएक्शन जाएगी किधर, एक्सोथर्मिक, यानी कि अब आगे की तरफ जाएगी, और आगे की तरफ जाएगी तो यहां सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन आता है ना, कि जैसे भाई आप एक तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अपन,
एक गर्म कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मान लो नॉर्मल जो है उसको रूम टेम्परेचर पर लाके बाद में आप पी रहे हो, ज़्यादा मज़ा कौन सी पीने में आता है? मेरे ख्याल से ठंडी पीने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। उसका कारण यही है, देखो ज़रा कि भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक क्या है, कार्बोनेटेड वाटर ये तो है, और उसमें क्या है, फ्लेवर मिले हुए हैं। तो होता ये है कि भाई जब CO2 उसमें जो वो डिजोल्व करी जाती है कोल्ड ड्रिंक में, तो H2CO3 बनता है, ये वीक एसिड होता है, और ये वीक एसिड तो ये टूटेगा, इससे H+ मिलेगा आपको, और एसिडिटी बढ़ेगी, जिससे आप जैसे ही पियोगे ना तो आपको खट्टा खट्टा जो टेस्ट आता है ना वो उसी H+ के कारण आता है। लेकिन जैसे ही आप उसको जो वो नॉर्मल करोगे, तो नॉर्मल करने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर जो वो रिएक्शन किधर जाएगी, इसकी रिएक्शन जाएगी भैया पीछे की तरफ। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो CO2 बबल के फॉर्म में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, बाहर रिलीज हो गई। और CO2 बबल के फॉर्म में बाहर रिलीज हो गई तो भैया इसका मतलब अब H2CO3 नहीं बनेगा। तो अगर H2CO3 नहीं बना तो उसमें H+ की कंसंट्रेशन कम हो गई, आप पियोगे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, केवल उसमें चीनी का मीठा मीठा टेस्ट आएगा, बाकी जो है वो फ्लेवर का टेस्ट आएगा। वो खट्टापन जो जुबान पे कांटे चुभते हैं वो आपके नहीं चुपेंगे। ये कारण होता है भैया कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो ये हमारे पास भैया जी टेम्परेचर का इफेक्ट है। अगला जो है वो है भैया जी प्रेशर, चौथा है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो भैया जी आपको ये ध्यान में रखना है कि गैसेस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है ना उस पर प्रेशर का इफेक्ट देते हैं हम हेनरीज लॉ से। ठीक है ना, कि भाई ये जो है ना, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, हेनरी लॉ की, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी of gases in liquids is given by हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी का लॉ जो है ना वो बताता है कि भाई किस तरीके से प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी किस तरीके से चेंज होती है। यहां से आपका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट है, मतलब यहां तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे, अब यहां से एक्चुअल में आपका सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, तो भैया देखो जरा कि ये हेनरी लॉ क्या है और इससे हम क्या समझते हैं। तो आप, मैंने कहा कि भाई जो प्रेशर का इफेक्ट है ना वो हम किससे देते हैं, वो हम हेनरी लॉ से देते हैं, है ना। अब हेनरी लॉ हमें डिटेल में पढ़ना है, हेनरीज लॉ। ठीक है, देखो जी ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट चेक करते हैं। तो हेनरी लॉ क्या है भैया जी, हेनरी लॉ हम पढ़ेंगे, लेकिन हेनरी लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर के बारे में बता देता हूं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो आप समझो कि भैया एक गैसियस मिक्सचर है, पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर 11th क्लास में आपने इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर आता है, लेकिन याद है नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारी गैसें हैं। मान लो ये कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में बहुत सारी गैस है, मान लो A है, B है और C है। तीनों गैसें मिलकर, गैसेस जो है वो क्या करती है, कंटेनर की दीवार पर प्रेशर लगाती है। तीनों गैसेस मिलकर मान लो कंटेनर की दीवार पर टोटल 10 ATM का प्रेशर लगा रही है। तो अगर टोटल 10 ATM का प्रेशर लग रहा है तो उस 10 ATM में से किसी इंडिविजुअल गैस का फ्रैक्शन कितना है, कि भाई 10 में से A का हिस्सा कितना है। 10 में से A ने मान लो 3 ATM का लगाया तो A का पार्शियल प्रेशर 3 ATM हो गया, B ने 2 ATM का लगाया है तो 2 ATM B का पार्शियल प्रेशर हो गया, बाकी C का हो गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। कि एक गैसियस कंटेनर में, है ना, या फिर एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस अगर है तो उनमें से किसी एक इंडिविजुअल गैस का हिस्सा कितना, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर निकालना होता है ना, किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना होता है तो पार्शियल प्रेशर गैस का निकालने का तरीका ये होता है कि P टोटल इंटू X गैस, कि भाई उस गैस का मोल फ्रैक्शन, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। इसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, DLPP भी बोलते हैं, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का लॉ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हेनरी क्या कहता है, हेनरी बहुत सिंपल सी सीधी सी बात करता है। हेनरी यह कहता है कि भैया देखो कि एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में यहां पर हमारे पास लिक्विड है, ठीक, ये कोई लिक्विड है,
और इसमें हम कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई गैस है, ठीक है, यहाँ पर कोई गैस है, तो ये कहता है कि भाई आप जितना ज़्यादा इस गैस पर प्रेशर लगाओगे, जितना ज़्यादा, मान लो यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगा रखा है मैंने, ये पिस्टन है, ठीक है, और जितना ज़्यादा आप यहाँ से इस पर प्रेशर लगाओगे ना, पिस्टन को जितना ज़्यादा नीचे करोगे गैस का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर गैस का प्रेशर होगा, इस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कि भैया मैं ये बोलूँगा कि भाई हेनरी ये कहता है कि पी गैस, कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, एक्स गैस के। एक्स गैस क्या है, एक्स गैस है भैया इस लिक्विड के अंदर, ध्यान रखना एक्स गैस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो कई बार जो है यही नहीं समझ पाते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन कौन सी है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि एक्स गैस क्या है, एक्स गैस है इस लिक्विड के अंदर जो गैस का अमाउंट घुल रहा है ना, वो एक्स गैस है। तो अगर मैं इसको जो है वो लिखूं पहले, तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस विल बी, या यूं कहो कि ऑफ ए गैस ओवर द लिक्विड के ऊपर, ठीक है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility ऑफ गैस, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन लिक्विड। अब भैया देखो, वैसे तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी में ये बताया था कि सॉल्युबिलिटी आप किसी के टर्म में भी एक्सप्रेस करने का मतलब, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि भाई जैसे यहां से हमने स्टार्ट किया था ना कि भैया सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी है भैया द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्युबिलिटी है। अब ये सॉल्युबिलिटी जो है ना, वो आप, हमारे पास इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म है, हमारे पास मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन, W/W है ना, परसेंटेज या फिर ppm। सॉल्युबिलिटी को आप किसी भी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोलरिटी भी हो सकती है, सबसे कॉमन मोलरिटी होती है कि सॉल्युबिलिटी को हम कॉमनली या जनरली मोलरिटी के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन भैया मोलरिटी के अलावा बाकी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उनके फॉर्म में भी आप सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। और यहां पर हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप सोचो कि लिक्विड में जैसे जैसे गैस डिसॉल्व होगी ना, यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो लिक्विड है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें, एक लिक्विड दूसरा गैस, तो दो चीजें हैं, तो कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगा। जैसे जैसे आप गैस के ऊपर यहां पर प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो यहां घुलने वाली गैस का अमाउंट लगातार बढ़ेगा। कहने का मतलब यहां पर गैस की मोल फ्रैक्शन, यहां सॉल्युबिलिटी को हेनरी लॉ में हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां घुलने वाली गैस का अमाउंट लगातार क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। यह कहना है किसका, इसका हेनरी का। तो यहां पर हेनरी ये कहता है कि मान लो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इस लिक्विड के ऊपर, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी गैस है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स गैस के। और एक्स गैस क्या है, एक्स गैस है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, कि भाई लिक्विड में उस गैस की जो मोल फ्रैक्शन है ना, वो हमारे पास क्या है जी, एक्स गैस है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ये एक चीज है। अब भैया जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आपको तो पता है हम कांस्टेंट काम में लेते हैं, तो P गैस यहां पर कांस्टेंट आएगा भैया KH इंटू एक्स गैस। तो कांस्टेंट क्या है, KH, और KH को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। KH इक्वल टू क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है भैया। KH की अगर यूनिट की बात करो तो यहां से आप देखो KH इक्वल टू क्या आएगा, P गैस एक्स गैस। देखो जरा, X की कोई यूनिट होती नहीं है, X तो यूनिटलेस है ना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो KH की यूनिट, तो यूनिट ऑफ KH ये इक्वल होती है भैया किसके, यूनिट ऑफ प्रेशर के, ठीक है, कि भाई KH की यूनिट, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट जो है ना, वो प्रेशर की यूनिट के इक्वल हो गई। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में KH की यूनिट प्रेशर के अलावा दे देता है, जैसे कि भैया आपको KH की यूनिट जो है ना ये दे दी, जैसे मान लो आपको दे दी ATM
है ना, और यहाँ पर दे दी मोल इनवर्स और पर लीटर। क्वेश्चन में इस तरीके से देगा कि एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 2 × 10³ ATM मोल इनवर्स लीटर है। अब भैया इस तरीके का जब भी आए, वैसे जनरल क्या होना चाहिए, KH की यूनिट प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन भैया जी इस तरीके से जब भी आपको ये देगा तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि भैया KH इज इक्वल टू, आप देखो KH इज इक्वल टू क्या है, P गैस, नीचे क्या है हमारे पास X गैस है, और X गैस क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये सॉल्युबिलिटी को जनरली हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी को आप बाकी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपको KH की ये यूनिट दे रखी है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वास्तव में यहां सॉल्युबिलिटी को किसके फॉर्म में वो एक्सप्रेस करना चाहता है। तो आप सोचो कि ऊपर तो ATM है और आपको मोल इनवर्स दे रखा है, यानी कि नीचे मोल जाएगा, और लीटर दे रखा है यानी ऊपर लीटर जाएगा। तो मोल पर लीटर कहने का मतलब यहां सॉल्युबिलिटी को उसने मोलरिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, और आप यहां पर मोलरिटी रखोगे। ध्यान में रखना ये कि भाई ये बोर्ड में तो ऐसे सवाल नहीं आते, है ना, नीट में भी जनरली ऐसे सवाल नहीं आते, जेई में जो है, जेई मेंस में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि KH की जो यूनिट है उस यूनिट में प्रेशर के अलावा कोई और चीज अगर दे रखी है तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है P गैस डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी, है ना। कई बार जो आपको KH की यूनिट ये लिख के देगा कि जैसे आपको ये लिख के दे दिया ATM इनवर्स मोल इनवर्स या मोल पर लीटर, आपको ये लिख के दे दिया, है ना, कि ATM इनवर्स मोल और ये लीटर इनवर्स, इस तरीके से आपको यूनिट लिख के दे दी KH की। अब यार ये अलग ही सीन है, तो आप सोचो आपको KH की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको ATM इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब आपको 1/KH दे रखा है कि 1/KH की वैल्यू 2 × 10³ है। तो ये यूनिट्स जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वास्तव में क्वेश्चन में दे क्या रखा है। कि फॉर्मूला तो हमें याद है, बहुत बार आपके साथ होता होगा कि सर फॉर्मूला तो याद है पर अप्लाई करना नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं कि भाई कौन सी यूनिट दे रखी है, एक्चुअल में कौन सी वैल्यू आपको मिल रखी है क्वेश्चन में। तो अगर वो चीज़ पहचान नहीं आ गई तो आप जो है क्वेश्चन को सही कर दोगे, है ना। तो इसलिए बता रहा हूं कि यूनिट पर आपको विशेष ध्यान में देना है। फिर एक चीज और देखो कि भैया P गैस, या इसको मैं चलो लिख के देता हूं कि H इज इक्वल टू होता है P गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि KH और गैस की सॉल्युबिलिटी ये दोनों क्या चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं भैया, कि जितनी ज्यादा जो हो KH जितना ज्यादा होगा ना उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हाईली सॉल्युबल होने के लिए गैस की जो है वो एक तरीके से KH उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब किसी भी गैस का KH है ना, KH हेनरी कांस्टेंट, KH ऑफ एनी गैस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। एक तो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कि भैया गैस के नेचर पर वही बात कि जो गैसें लिक्विड के साथ या सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करती है उनका KH क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है तो KH कम होगा। जो जैसे नाइट्रोजन है, एक अमोनिया है, तो अमोनिया का KH कम है, नाइट्रोजन का KH क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये गैस की नेचर और टेम्परेचर पर KH डिपेंड कर सकता है। और क्योंकि हमें पता है कि भाई P गैस और X गैस दोनों प्रोपोर्शनल है, तो एक ग्राफ भी यहाँ पर NCERT में बना हुआ है कि एक तरफ P गैस है, दूसरी तरफ जो क्या है अपने पास X गैस है। तो ये कैसा आएगा, ये प्रोपोर्शनल का आएगा कि जैसे जैसे आप गैस के ऊपर यहाँ पर पिस्टन पर प्रेशर लगाओगे वैसे वैसे लिक्विड के अंदर घुलने वाली मोल फ्रैक्शन लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रोपोर्शनल का जो है ऐसा ग्राफ आता है। अब भैया एक बार जो है वो सवाल आया हुआ है, यहाँ पर आपको X गैस ना देकर आपको XH2O दे दिया। H2O की मोल फ्रैक्शन किस तरीके से बदलेगी, तो आप समझो कि हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है P गैस इक्वल टू KH इंटू X गैस, ये तो रिलेशन है। हमें पता है कि एक जो सॉल्यूशन होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि X गैस प्लस XH2 दोनों मिलाकर कितने हैं, दोनों मिला के 1 है। तो X गैस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 - XH2। X गैस की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और मैं यहां पर अगर वैल्यू रख दूं तो P गैस इज इक्वल टू KH,
है ना, और ये 1 माइनस रखूंगा, इसको अंदर ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी, देखो जरा ध्यान से, है ना। और अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको y एक्सिस पर रखूं, इसको x पर रखूं, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। और अगर इसको फॉलो कर रहा है तो अब यहां पर देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा। ये इधर तो है भैया हमारे पास क्या, पी गैस, इधर है हमारे पास क्या, XH2। तो भैया यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये इस तरीके का आएगा, नेगेटिव स्लोप का। अब देखो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो है कितना, माइनस ऑफ के एच के इक्वल। स्लोप कितना है भैया, माइनस ऑफ के एच, ये लो जी, नेगेटिव में है ना। तो आपको क्या करेगा, इस तरीके से 3-4 अलग अलग ग्राफ बना के देगा। जैसे एक बार जेईई मेंस में सवाल आया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, आपको जो इस तरीके से 3-4 ग्राफ बना के दे दिए ऐसे करके, ये गैस ए है, ये बी सी डी ऐसे करके दे दिया, और आपको पूछ लिया इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो भैया स्लोप जितना ज्यादा होगा, है ना, के एच उतना ही ज्यादा होगा, के एच ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि भैया वहां सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके का सवाल आए, सॉल्युबिलिटी पूछे, तो आपको यही काम करना है। ये वाला ग्राफ जो है वो किस किस का है, ये वाला ग्राफ है भैया H2O, मोल फ्रैक्शन H2O, कि भाई हमें पता है दोनों मिला के तो एक ही होने हैं, तो इनमें से जो अगर गैस की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो H2O की मोल फ्रैक्शन लगातार कम होगी। ये हमारे पास जो है भैया के एच की बातें सारी की, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, बस एक छोटा सा ये फॉर्मूला है हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या है, पी गैस इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, है ना। इस फॉर्मूले में टोटल वैसे 3 चीजें हैं, 3 में से कोई भी 2 चीजें आपके पास होगी, तीसरी चीज आपको पूछेगा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, अभी हम बात भी करेंगे, और भैया आपके मॉड्यूल वगैरह में भी न्यूमेरिकल दे रखे होंगे। इसके अलावा यहाँ से एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा कि भैया एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट लिखे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी, अभी सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया यहां पर जो है ना, हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे क्वेश्चन एक हम लेते हैं, ठीक है ना, इफ पार्शियल प्रेशर, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है, इज 0.8 atm and Henry's law constant for solubility of nitrogen for solubility of nitrogen in water, ये आपको दे दिया 2 × 10⁴ atm, ठीक है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, ठीक है, एट STP मान लो, है ना, कि भाई आपको नहीं दे रखा, मान लो हेनरी लॉ कांस्टेंट कौन से टेम्परेचर पर है तो STP पर ही मानना है, कि STP पर जो कितनी डिजोल्व होगी, ये सारे डेटा आपको STP पर दे रखे हैं। कि भैया आपको ये बोल रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज एयर, कि हवा में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.8 है, और इसके लिए KH की वैल्यू आपको दे दी 2 × 10⁴ कितनी, 4, तो आपको बोल रहा है 1 kg पानी में कितना जो है वो नाइट्रोजन का अमाउंट डिजोल्व होगा, है ना। अब ये इस तरीके के सवाल करने के लिए देखो आपको क्या करना है, थोड़ा तो अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे कम ही पूछता है, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। देखो करना क्या, बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है। कंसंट्रेशन टर्म भैया इस चैप्टर में बहुत काम में आती है, तो आपको करना ये है कि हमें ये पता है कि देखो पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू XN2। XN2 क्या है कि भाई उस पानी में नाइट्रोजन का जितना अमाउंट डिजोल्व होगा वही तो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो पहले तो आप मोल फ्रैक्शन निकालो, है ना, कि भाई पानी है मान लो रखा है और खुला है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का पानी में घुला हुआ भी रहता है। तो बस XN2 में निकालता हूं, तो PN2 आपको दे रखा 0.8, और ये दे दिया आपको कितना 2 × 10⁴ अब इसको सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 4 × 10⁻⁵। 4 × 10⁻⁵ का मतलब है देखो जरा 0.00004। आप सोचो कि भैया नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन बहुत कम आ रही है, हमें ये पता है कि XN2 प्लस XH2 दोनों मिला के कितना होगा, 1 होगा,
और आप देखो कि नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन इसमें से 0.00004, बहुत कम, एक के रेस्पेक्ट में बहुत कम। इसका मतलब आप देखो कि आप यू बोल सकते हो कि यार इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना, उस सॉल्यूशन में ज्यादातर अमाउंट किसका है? ज्यादातर अमाउंट पानी का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के मोल है ना, वो पानी के मोल के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि NN2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस देन NH2, कि भाई नाइट्रोजन के मोल पानी के मोल के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। अगर ऐसा है तो देखो अब कि भाई मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका XN2, ये मेरे पास आ गया कितना, 4 × 10⁻⁵ ये आ गया। ये कैसे निकालते हैं? खुद के मोल फ्रैक्शन ऐसे तो निकालते हैं, डिवाइड बाय सबके मोल। ये लो जी, ऐसे निकालूंगा 4 × 10⁻⁵। अब एक तो तरीका है, देखो आप डायरेक्टली सॉल्व करो। आपको 1 kg पानी दे रखा है, यानी पानी के मोल दे रखे हैं। 1 kg पानी में पानी के मोल कितने होते हैं? 1000/18 55.5, यानी कि ये अननोन है, ये अननोन है, ये नोन है। एक इक्वेशन, एक ही अननोन है, आप आराम से NN2 कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में जो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करो, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि आंसर सेम ही आना ऑलमोस्ट। तो भैया हमें यह पता है कि नाइट्रोजन के मोल पानी के मोल के रेस्पेक्ट में बहुत नीचे है, बहुत कम है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं भैया जी, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। NN2 + NH2, ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट NH2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल पानी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो आप नाइट्रोजन को पानी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? NN2/NH2 इज इक्वल टू कितना? 4 × 10⁻⁵। NH2, अब खत्म बात, मेरे पास NN2 आ गया 4 × 10⁻⁵, और NN2 कितना है? 1000/18। ये लो जी, खत्म बात, ये कैंसिल हुआ, ये जो है कितना जाएगा? 2/9। तो मेरे पास जो है वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 × 10, या फिर इसको मैं 2 डिवाइड बाय कितना कर दूँ? 900। यही हमारा क्या है जी? आंसर है। सिंपल सा काम है, यही करना था, ठीक है ना। तो ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज जो है ना, वो आपको निकालनी होती है। कई बार जो है इसी सवाल में कुछ और चीजें भी दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे एक NCERT का सवाल है, इफ H2S is a toxic gas and partial pressure of H2S in air is 0.0004 atm, ठीक है। फिर आगे आपको बोला है एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। वैसे इस तरह का सवाल एक NCERT में है, उसमें देखो 3 चीजें है ना, P गैस है एक, तो दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा KH है, तीसरा सॉल्युबिलिटी है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें आपके पास होगी। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S इन सॉल्युबिलिटी for solubility for H2S for solubility in water is, ये आपको जो है वो दे रखा है, मान लो 4 × 10⁶ atm, ठीक है। देन जैसे सेम सवाल, देन कैलकुलेट द मास ऑफ H2S, मास ऑफ H2S डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कि भाई पानी के 100 ग्राम में H2S का कितना मास डिजॉल्व होगा, ये आपको पूछा है। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, क्योंकि कोई अलग चीज़ आपसे नहीं पूछी गई है। आपको केवल इतना पूछा है कि भाई मास कितना होगा। तो मास निकालने के लिए मोल तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे मान लो इस वाले सवाल में जो है ना, आपको पूछ लिया मास कितना होगा, तो मोल आ गए 2/900, तो मास निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते। तो पॉज करो और सवाल को सॉल्व करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है, बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है। ध्यान से देखना, क्या बोलूँगा कि मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि PH2S इज इक्वल टू KH × XH2S, हम ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, XH2S निकाल रहा हूँ। तो P गैस तो कितना दे दिया आपको? 0.0004 डिवाइड बाय, नीचे जो है वो हमारे पास KH की वैल्यू आपको दे दी 4 × 10⁻⁶। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो,
ये कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा भैया ऊपर 10⁴, तो ये आ गया भैया 10⁻10, चेक कर लेना इतना ही होगा। और 10⁻10 का मतलब ये तो बहुत ही कम हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो ज़रा कि वही बात है NH2S इज़ वेरी वेरी लेस देन NH2, कि भाई ज़्यादातर मोल फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादातर कौन है, ज़्यादातर पानी है उसमें, ये तो बहुत कम डिजोल्व हुआ है। तो NH2S डिवाइड बाय NH2S प्लस NH2O इज इक्वल टू 10⁻10, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन होती है। तो NH2S ये निकालना है, NH2O इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, 10⁻10 है ना, NH2S प्लस NH2O ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, NH2O के ही बराबर होगा, खत्म बात। NH2S, H2S के मोल आ जाएंगे मेरे पास 10⁻10, पानी का दे रखा है कितना 100 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, ये लो जी हो गया। तो मेरे पास H2S के मोल आ गए, लेकिन मुझे तो मास पूछा है H2S का, तो मास ऑफ H2S है ना, मास ऑफ H2S डिजोल्व्ड इन वाटर कितना हो जाएगा भैया, ये तो कैंसिल हुआ, 10⁻8 डिवाइड बाई 18 इंटू इसका कितना आ गया जी 34, ये लो जी, इतना ग्राम जो है ना वो H2S का डिजोल्व रहेगा। तो इस तरीके के सवाल जो है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट से आते हैं, बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है। उम्मीद करते हैं ये सारा कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। कुल मिला के बात ये है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। अब भैया इसमें मैंने कहा ना यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और स्टेटमेंट वाले सवाल आने का मतलब है आप ये देखो कि भाई एनसीईआरटी से जो पॉइंट है वो डायरेक्टली उठाए जाते हैं, और यहां एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है भैया, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है ना, क्या काम में आता है, ठीक है, क्या काम में आता है एप्लीकेशन। तो मैं यहां पर कुछ लिख नहीं रहा हूं, आपको एनसीईआरटी में एज इट इज ये चीजें मिल जाएगी, मैं अभी खोल के भी बता दूंगा एनसीईआरटी, लेकिन जो चीजें हैं उसको मैं जरूर एक्सप्लेन यहां पर करूंगा। देखो क्या एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, एप्लीकेशन में सबसे पहला जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है, हमने अभी पहले सॉल्युबिलिटी में भी बात करी थी कि भाई जितनी भी ये सोडा वाटर इंडस्ट्री है ना वो सारी हेनरी लॉ पर ही बेस्ड है, कि भाई सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला, माउंटेन ड्यू, ड्र के आगे जीत है, जीत वीत कुछ नहीं है, गड्ढा है आगे, ठीक है। तो भैया जी बात ये है कि जितना भी ये सोडा वाटर इंडस्ट्री है ये सारी की सारी जो है हेनरी लॉ पर ही बेस्ड है। कैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक की एकदम सील पैक बोतल जो होती है ना, उस बोतल को आप कभी जो है ना एकदम जो नई बोतल होती है उसको जो है ऐसे हाथ से दबाने की कोशिश करना, वो आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं कि आप उसको दबा पाओ। कारण क्या है, उसके अंदर CO2 डिजोल्व करी हुई है। कोल्ड ड्रिंक क्या होती है भैया, कोल्ड ड्रिंक में लिखा होता है कार्बोनेटेड फ्लेवर्ड वाटर, तो उसमें जो क्या होता है कार्बोनेट यानी CO2 डिजोल्व करते हैं, H2O प्लस CO2 प्लस साथ में शुगर होती है उसमें बहुत सारी, प्लस साथ में जो उसमें बहुत ये मान लो फ्लेवर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक का बहुत सिंपल सा कंपोजिशन होता है। अब इसमें जो है वो क्या होता है भैया, CO2 और H2O मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 आपको पता है एक वीक एसिड होता है, तो इससे जो आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और H+ का मतलब एसिडिक, और एसिडिक है तो आप जैसे ही पियोगे तो खट्टापन जो कोल्ड ड्रिंक का होता है, जो जुबान पर कांटे चुभते हैं ना, वो इसी H+ के कारण होते हैं ना। तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि आपने CO2 जब डिजोल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रखा जाता है, तो इस कोल्ड ड्रिंक की नई कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भाई हमारे हाथ तो उसको नहीं दबा पाएंगे, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, इसलिए वो आपको बहुत सॉलिड फील होगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उसका ढक्कन लूज करोगे ना, तो ढक्कन लूज करते ही आपने प्रेशर को अचानक से क्या कर दिया, कम कर दिया। अब प्रेशर को अचानक से जैसे ही आप कम करोगे तो भैया जी जो CO2 डिजोल्व थी ना वो अब अनडिजोल्व स्टेट में आ जाएगी। कहने का मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, कम हो गई तो भैया बबल्स के फॉर्म में वो CO2 जो क्या हो जाएगी, बोतल से बाहर निकल जाएगी। तो आप जैसे ही ढक्कन खोलते हो तो बबल निकलते हैं ना बोतल से, वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, और प्रेशर रिलीज करने के कारण जो वो CO2 क्या हो गई, बाहर आ गई। तो ये कारण है। और भैया ज्यादा CO2 डिजोल्व करोगे तो ज्यादा H2CO3 बनेगा, रिएक्शन H2CO3 की तरफ जाएगी, अच्छा लगेगा, उससे जो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ज्यादा H+ आएंगे, तो जैसे ही पियोगे तो ज्यादा कांटे चुभेंगे, तो उससे अच्छा लगेगा, है ना। तो ये कारण है कि CO2 जो डिजोल्व करी जाती है उसमें प्रेशर बहुत ही ज्यादा रखा जाता है, समझे बात को। तो ये तो ही एक बात।
तो जितनी भी सोडा वाटर इंडस्ट्री है वो सारी की सारी किस पर आधारित है? हेनरी के लॉ पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। दूसरा जो है अपने पास एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, वो है भैया जी, आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, है ना, जो बहुत ही गहरे समुद्रों में गोता लगाते हैं ना, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, तो गहरे समुद्रों में गोता लगाते हैं तो वो एक मास्क साक लेके जाते हैं, नीचे जो वो सिलेंडर साक लेके जाते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी देखो दिखाता हूं इसमें। देखो ये जो है स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, तो ये अपने इसमें सिलेंडर में क्या लेके जाते हैं? हम जनरली सोचते हैं कि यार ये जो है वो सिलेंडर में, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं खाली डायग्राम दिखा रहा हूँ। इनके पीठ पर एक सिलेंडर होता है, तो ये सिलेंडर पर इसमें क्या भर के लेके जाते हैं? जैसे हम तो नॉर्मल एयर में सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं। हवा में आपको पता नाइट्रोजन होती है, O2 होती है, ऑलमोस्ट 80% नाइट्रोजन है, O2 कितना है? 20% है ना। वैसे तो जो थोड़ा कंपोजिशन डिफरेंट है, और जो है वो O2 पहले हम बोलते थे कि भैया 79 है, ये 20% है, और 1% दूसरी गैसेस है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं ये कंपोजिशन है एयर का। लेकिन जो स्कूबा डाइवर्स है वो अपने सिलेंडर में भैया ये वाला कंपोजिशन नहीं लेके जाते हैं। कि अगर वो, जैसे हम तो हवा में सांस लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार हवा लेके जाता होगा, हवा लेके गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी अभी बताऊंगा। लेकिन भैया 80 और 20 का ये जो है ना, हम ये नहीं ले सकते उस सिलेंडर में। वो क्यों नहीं लेके जाते हैं सिलेंडर में? हवा क्यों नहीं लेके जाते हैं? या प्योर O2 भी नहीं लेके जाते हैं? सोचते हैं कि यार प्योर O2 ऑक्सीजन लेके जाएगा ना, प्योर O2 भी नहीं लेके जाएगा। वो एक मिक्सचर लेके जाएगा अपने सिलेंडर में। उस मिक्सचर में 3 चीजें, N2, O2 और साथ में इनर्ट गैस हीलियम, ये मिक्सचर होता है भैया उसमें। अब देखो ये मिक्सचर क्यों होता है ना, और इस मिक्सचर के लेने से क्या होगा, और नहीं ले तो उसकी जान पर बनाएगी। वो जो है वो ज्यादा देर तक अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब जैसे ही ऊपर आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया कंडीशन ये है कि स्कूबा डाइवर्स अपने गैस सिलेंडर में N2O2 के साथ हीलियम भी लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, इसका कारण क्या है? यहीं से जो नीट इस साल नहीं, लास्ट ईयर जो एक स्टेटमेंट वाला सवाल आया था कि हीलियम O2 में डिजोल्व होती है, N2 में डिजोल्व नहीं, इस तरीके का एक स्टेटमेंट था, लेकिन वो NCERT से ही था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, होता ये है कि जैसे मान लो हम नॉर्मल हवा में सांस ले रहे हैं, तो अभी हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस में नाइट्रोजन नहीं जा रही क्या? नाइट्रोजन भी तो जा रही है। हवा में ज्यादातर कंपोनेंट तो किसका है? नाइट्रोजन का है। तो सांस ली मैंने, नाइट्रोजन गई अंदर। अब भाई उस नाइट्रोजन का क्या हुआ? तो उस नाइट्रोजन का कुछ पार्ट अपने ब्लड में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, और ज्यादातर पार्ट वापस से बाहर भी आ जाता है। अब जो नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो रही है ना, उस नाइट्रोजन का क्या हुआ? तो भैया वो नाइट्रोजन अभी इस लेवल पर, अभी अपने ऊपर प्रेशर कितना है? 1 atm। इस लेवल पर अपने ब्लड में जितनी नाइट्रोजन डिसॉल्व है वो अपने लिए हार्मफुल नहीं है। अगर इससे ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी तो गड़बड़ होगी, लेकिन इस लेवल पर अभी जितनी नाइट्रोजन है वो अपने लिए जो है वो हानिकारक नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.8 है तो 0.8 पार्शियल प्रेशर पर नाइट्रोजन जो अपने लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है, जितनी भी नाइट्रोजन अपने ब्लड में डिसॉल्व की हुई है। अब देखो होता यह है कि जो स्कूबा डाइवर्स है वो सिलेंडर बांध के, जैसे जैसे ये अपना स्कूबा डाइवर है, ये इसका सिलेंडर है, ये सिलेंडर बांध के जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसके चारों तरफ से पानी जो है ना, जैसे जैसे जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएगा इसके चारों तरफ से इस पर पानी का क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। और चारों तरफ से पानी का प्रेशर लगेगा तो इसके ब्लड में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया पार्शियल प्रेशर, अगर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो भैया ये जितना नीचे जाएगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। अब जब तक ये नीचे है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आएगा तो भैया नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर अचानक से कम हुआ, प्रेशर अचानक से कम हुआ, तो हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी अचानक से क्या हो गई? कम हो गई। और सॉल्युबिलिटी अचानक से कम होगी तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो ना, तो जो गैसेस है, आपने प्रेशर अचानक से रिलीज किया तो गैसेस जो CO2 है वो अचानक से क्या होती है? बाहर आती है बबल्स के फॉर्म में। ठीक वैसे ही बबल जो है वो इसके ब्लड में बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो बबल जो है ना नाइट्रोजन के होते हैं। और भैया वो नाइट्रोजन के जो बबल है इनको हम बोलते हैं क्या? बैंड्स। कई बार जो है ये वर्ड आता है कि बैंड्स वर्ड जो है वो ये सवाल पूछता है कि बैंड्स वर्ड किससे रिलेटेड है? तो नाइट्रोजन के जो बबल्स होते हैं ये उससे रिलेटेड है।
कि जब स्कूबा डाइवर अंदर गया तो फिर अंदर गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पर आएगा तो सॉल्युबिलिटी अचानक से कम हुई, और सॉल्युबिलिटी अचानक से कम हुई तो जो गैस डिसॉल्व हुई है वो ठीक उसी तरह से बाहर निकलेगी जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से CO2 बाहर निकलती है बबल के फॉर्म में। और वो बबल जो है वो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, और वो बबल मान लो जाके जो किसी अपने दिमाग की किसी नस में जाके अटक गए, किसी वेन में जाके अटक गए, तो भैया उससे पैरालिसिस हो सकता है। या मान लो कोई ऐसी नव में जाके कहीं पर अटक गए, कहीं ऐसी जगह जाके अटक गए जिससे परमानेंटली मान लो लंग्स को वो अगर मान लो डैमेज कर गया, तो लंग्स अगर पैरालाइज हो गया तो वो आदमी ऊपर आ रहा था पर पता चला परमानेंटली ऊपर चला गया। इस तरह की कंडीशन आती है। तो अब वो क्या करेंगे, वो जो है वो क्या करेंगे भैया, इसमें हीलियम मिक्स कर देंगे। और हीलियम मिक्स करने से क्या होगा कि भैया नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी कंटेनर में कम हो गया है। मान लो उसने जो है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस करके कर दिया 0.6, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.2 है, और इसका पार्शियल प्रेशर जो कितना कर दिया, मान लो 0.2 कर दिया। ये एक कंपोजिशन लेके चला गया। अब इससे क्या होगा, इससे नीचे जाएगा ही, जैसे जैसे नीचे जाएगा नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और भैया तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि 0.8 नहीं हो जाए, क्योंकि 0.8 में तो हम सांस ले ही रहे हैं ना, तो अभी जितनी नाइट्रोजन डिजोल्व है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भैया जी ये कंडीशन है कि 0.8 पर कोई समस्या नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा डेप्थ में जाता है तो हो सकता है कि और दिक्कत आ जाए। तो इसलिए अलग अलग डेप्थ में जाने वाले जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनका सिलेंडर का कंपोजिशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये हमारे पास जो एक कंडीशन है भैया जी ध्यान में रखना, ये जो सिलेंडर होता है उसमें ये मिक्सचर, इसका कंपोजिशन एनसीईआरटी में दे रखा कि ऑलमोस्ट 11.7% हीलियम होती है, फिर नाइट्रोजन O2 32% के आसपास O2 होती है। ये कंपोजिशन सबका अलग अलग होता है ना, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी खोल के। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए। तीसरा जो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है वो है भैया जी, जैसे जैसे देखो कि कभी जो है वो आप हाई एल्टीट्यूड पर जाओ, लेह लद्दाख शिमला कुल्लू मनाली इधर जाओ, तो एक हम बोलते हैं ना कि भाई मोशन सिकनेस, पहाड़ों पर जाते हैं तो जो है वो चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, इस तरह की जो है वो देखने को मिलती है समस्याएं। अब होता ही है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर जो है वो हवा पतली होती है। पतली होने का मतलब है ऑक्सीजन लेवल वहां कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो अपने ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ठीक है, तो भैया उससे क्या होगा, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी या कम पहुंचेगी, लिमिटेड ऑक्सीजन पहुंचेगी, है ना। तो लिमिटेड ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, कम ऑक्सीजन पहुंची तो भैया चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, उल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी, जी घबराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2-3 दिन में ये सेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि भाई 2-3 दिन में वो उसके लिए हैप्चुअल हो जाता है, तो 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो भैया ये सारी कंडीशन, इन सारी कंडीशन को हम बोलते हैं अनोक्सिया। और अनोक्सिया की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं जो पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण, अपने ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण होती है। तो वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी हेनरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये 2-3 एप्लीकेशन जो है हेनरी के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक बार हम यहाँ पर एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि भैया ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी हुई है ना बहुत ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी भी साथ साथ में हम कवर कर ही लेते हैं। देखो ज़रा कि भैया कल मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि आपको एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन, यहाँ तक के सारे सवाल मैंने आपको करने के लिए बोले थे 1.3 सॉल्युबिलिटी से पहले पहले तक के। अब इसमें देखो कि सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी, ये सारी चीज़ें जो हो हमने पढ़ लिया। आप एक बार देख लेना इस पैराग्राफ को, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया हुआ है। फिर भैया सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये हमने देख लिया है कि भाई लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट हमने देख लिया है। फिर जो हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पहले ही देख लिया था, है ना। फिर इसके बाद में देखो ये रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर ये दे रखा है। टेम्परेचर का इफेक्ट, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये हमने देख लिया। प्रेशर का इफेक्ट, मैंने कहा था कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉलिड कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें भी जैसे HCl जो वो ज्यादा सॉल्युबल होती है क्योंकि ये इंटरेक्ट करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इसको जो है इफेक्ट करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। सबसे जरूरी चीज ये यहाँ पर हेनरी लॉ, है ना, यहां से जो है वो काम की चीज है कि हेनरी लॉ जो है वो क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। कि भाई इस लिक्विड के ऊपर आप जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाओगे ना, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और ये रहा वो रिलेशन, और ये रहा वो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ दे रखा आपको, है ना। तो ये है भैया सारी चीजें आपको दे रखी है, एक बार इस पैराग्राफ को आप जरूर पढ़ लेना। फिर एक चीज इसमें ध्यान में रखना भैया, ये अक्सर पूछा जाता है, मिथेन जो है ना वैसे नॉन पोलर है नेचर में, मिथेन नॉन पोलर है,
लेकिन आप नॉन पोलर है तो पानी में मीथेन कम सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन भैया बाकी सारी गैसेस के कंपैरिजन में आप देखो 298 केल्विन पर मीथेन का केएच बहुत कम है, 0.413, है ना। बाकी देखो बाकी गैसेस का केएच जो हो कितना ज्यादा है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, चलो फॉर्मल्डिहाइड तो पोलर है, ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन भैया यहां पर देखो बाकी सारी गैसेस, हीलियम का 144 है, हाइड्रोजन का 69 है, नाइट्रोजन का 76 है, भैया मीथेन का बहुत कम। केएच जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मीथेन एक्सेप्शनली जो है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये सारी चीजें देख लिए भैया। ये हेनरी लो का एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन अभी किया है, तो ये वही है। नेग्लेक्ट करके जो है बाद में ही आपको सॉल्व करना है। ये रहा देखो, इसने नेग्लेक्ट भी इसको कर रखा है ना। तो ये नेग्लेक्ट करने वाला कंसेप्ट एनसीईआरटी में ही दिया है। ये रहा भैया इसके एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें पढ़नी है। पहला जो है बोल रहा है एप्लीकेशन क्या है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कि बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रखा जाता है ताकि उसके अंदर CO2 अच्छे से डिसॉल्व हो, CO2 का ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो। अगला, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। कि भाई हाई प्रेशर लेके जाते हैं क्योंकि अंडर वाटर बाहर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो सिलेंडर के अंदर भी गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। कि भैया जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ना तो प्रेशर इंक्रीज होगा चारों तरफ से, तो उससे जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं या उसके सिलेंडर के अंदर जो गैसें हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी ब्लड में क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जब ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हुआ तो भैया वो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, वापस से वो जो गैसेस है उनके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस रिलीज द डिसॉल्व्ड गैसेस एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। तो इससे क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन के जो बबल्स है ना वो बनने लग जाते हैं, और भैया नाइट्रोजन के बबल्स बन गए। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नॉन एज बेंड्स, ठीक है। बेंड्स किससे रिलेटेड है भैया, इससे रिलेटेड है। कैपिलरीज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। किसी ऐसी कैपिलरी में जो है वो मान लो वो जाके उसने ब्लॉक कर दिया जो कि लंग्स में आने वाली नर्व को जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, तो भैया वहां से जो नर्व के रेस्पॉन्सेज ब्लॉक हो जाएंगे, तो भैया लंग्स पैरालाइज हो गया। और एक बार लंग्स पैरालाइज हो गया तो सांस लेना बंद तो बाईपास हो जाएगा ऊपर जाके। तो व्हेन द पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, जो एक गलत चीज होती है, सही चीज नहीं होती है, ये बोलकर टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। अपने ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व नाइट्रोजन भी अच्छी नहीं होती है, टॉक्सिक भी होती है, ये बोलना चाहता है। द टैंक्स यूज फॉर स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद डाइल्यूटेड विथ हीलियम। भैया इसमें 11.7% हीलियम होती है जैसा हमें बताया था, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये जनरल कंपोजिशन है उस सिलेंडर का। तो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में यही से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर देखो, at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that of ground level। हाई एल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगातार क्या होगा, कम होगा। तो उससे क्या होगा, दिस लीड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। तो जैसे जो ऊपर जाते हैं ऊपर रहते हैं तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो उतना नहीं होता जितना अपन जो है वो मैदानों में रहते हैं इतना है ना। कारण कि वहां हवा पतली है, पार्शियल प्रेशर कम है ना। लेकिन इसके लिए थोड़े दिनों में वो अडेप्ट भी हो जाते हैं। ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर बिकम ए वीक, अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम्स ऑफ नॉन एज अनोक्सिया। ये सारी कंडीशन आती है, इनको हम क्या बोलते हैं, अनोक्सिया बोलते हैं। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ ही चुके हैं, वही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। भैया ये H2S इज ए टॉक्सिक गैस, ये अभी मैंने आपको जो करवाया ही था। अब इसमें देखो इस सवाल में आपको सॉल्युबिलिटी H2S की दे रखी है, किसमें 0.0195 मोलैलिटी दे रखी है सॉल्युबिलिटी। मैंने कहा था ना आपको कि सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी को हम मोलैरिटी, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हेनरी लॉ कांस्टेंट में, हेनरी लॉ में हम क्या करते हैं, उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें स्मॉल m में दे दी। अब इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा है तो एक काम करना, आप देखो मैं हिंट दे देता हूं, PH2S इज इक्वल टू KH इंटू XH2S। ये करना है। KH निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो PH2S चाहिए, दूसरा XH2S चाहिए, ठीक है, XH2S चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें आपको देखो जरा कि भाई P दे रखा है, दे रखा होगा विच यूज टू इफ सॉल्युबिलिटी वाटर STP। STP का मतलब P दे दिया कितना, 1 atm मान लो या 1 बार मान लो, ठीक है।
ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। दूसरा यहां पर आप देखो XH2S, अब मोल फ्रैक्शन तो दी नहीं है, इसने तो क्या दिया है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलो। ये बदलना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जो भी दे रखा है उसका मतलब लिखो, जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखो, आंसर आ जाएगा, ये करना है ना। तो और ये ऐसे ही नीचे वाला जो सवाल है इसको अटेम्प्ट करना, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये है भैया अपने पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना। तो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास से हम वेपर प्रेशर और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड पीछे की तरफ जो सवाल दे रखे हैं एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में, वो भी आपको करना है। एनसीईआरटी सॉल्व करनी ही करनी है भैया, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।